गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ डेमोक्रेसी। हमने पढ़ लिया था इसमें काफ़ी सारा कुछ और हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने कंप्लीट किया था, है ना। सो वी लुक्ड दैट 4 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज वर देयर: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड एथिकल डेमोक्रेसी। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरीज, एक तो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी है, जो हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है वो प्रॉपर ट्रेडिशनल थ्योरी पे चलती है। तो अब आप खुद ही सोच लो कि उसमें क्या क्या होता होगा। वही सारी पूरा वही डिटेल्स कि भाई राइट्स होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ लिमिट्स में ही काम करेगी और उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका प्रोविज़न किया गया है, उन सबको फॉलो करना होगा। ठीक है। एक फेडरलिज्म होगा देश के अंदर और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं होगी, प्रॉपर इलेक्शंस किए जाएंगे, डिसीजंस सबके साथ मिलके लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। जितना भी अभी तक आपने डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी में आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, इट कम्स अंडर द थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। नाम ही है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फाइन। तो हम एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फटाफट। The development of this theory have been last 3 centuries through liberal political discussions in the Western countries. ठीक है। इसको हम कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, हम आज देखते हैं थ्योरीज ऑफ या थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो इसमें हमने जो फर्स्ट देखा है, इट इज ट्रेडिशनल लिबरल एस्पेक्ट या ठीक है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक। ये काफ़ी सेंचुरी से द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी of democracy has been done during the last 3 centuries through liberal political discussions in the western events. western countries के अंदर बहुत डिस्कशन होता है, ठीक है, लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर, और ये काफ़ी सेंचुरी से डिस्कशन चल रहा है, जो कि दिस इज़ यूजुअली एड्रेस्ड एज द वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसको कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसको वेस्टर्न थ्योरी भी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है इसके डिस्कशन में वो वेस्टर्न कंट्रीज़ वालों को ही आता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, हमने पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी एक्चुअली कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही शुरू हुई थी। ब्रिटिश जो थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी बहुत डिस्कशन होती है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एंड दैट इज़ वाई द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज कॉमन थ्योरी और वेस्टर्न थ्योरी। फाइन। अच्छा, अब इसके अलावा कौन कौन है इसके अंदर मेजर फिलोसोफर्स, ये सब थोड़ी याद करने की चीज़ें होंगी। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हेबर्ट स्पेंसर एट्सेट्रा। बहुत सारे फिलोसोफर्स, क्योंकि देख रहे हो सेंचुरीज से ये डिस्कशन का पॉइंट है। सेंचुरी से डिस्कशन का पॉइंट है, क्यों? क्योंकि विथ टाइम वी हैव टू चेंज सम लॉज एंड रेगुलेशंस, है ना। डेमोक्रेसी में जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो वो विथ टाइम चेंज करने ही पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो इसलिए एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 3000 साल पहले कोई लॉ बना दिए और 3000 साल तक जो सोसाइटी है उसी को फॉलो करे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल।
फाइन। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सेंचुरीज से इस पर काम चल रहा है, भाई चलेगा और चलता रहेगा, क्योंकि दिस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और इसीलिए ही इतने सारे फिलोसोफर्स की लिस्ट है, ठीक है। All these scholars have presented their democratic thoughts regarding to one's peace of mind, freedom and right। अब डेमोक्रेसी की एक 3 चीज़ें ही मेन होती हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी और ब्रदरहुड। तो जो भी फिलोसोफर्स हैं ये इन 3 पॉइंट्स पर ही एम्फेसाइज करके इन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है, और वो क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, ये सब आपके याद करने की चीज़ें हैं। तो लिबरल थ्योरी के, या इन तीनों में से कुछ भी कह लो, कॉमन, वेस्टर्न या लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं? ह्यूमन बीइंग इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि भाई डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वो बोलने वाले थे, उन्होंने कुछ में बोलते हैं कि एक कॉमन मैन में इतनी अकल नहीं होती है कि वो डिसीजंस ले सके गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर सके, तो डेमोक्रेसी एक बकवास की चीज़ है, ऐसा कहा था ना एक आर्ग्यूमेंट में। तो इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है, अगर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इतना तो लायक होता है कि वो अपना भला बुरा समझ सके, उसको ये भी पता होता है कि उसे किस चीज़ की नीड है ना। ठीक है, हो सकता है कि उसको उस नीड का सोल्यूशन ना पता हो, है ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना पता हो, बट ही नोज़ द प्रॉब्लम, ही नोज़ हिज नीड्स। तो वही नीड हम जब गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस लायक हैं कि उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द सिटीजन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये उस चीज़ का जवाब है, उस आर्ग्यूमेंट का जवाब है। तो ये कह रहे हैं कि इतना तो कम से कम समझते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम, इसके लिए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव तो चुन सकते हैं। और दूसरी बात कि जो अपना क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है, उसमें एक और चीज़ है कि अगर पीपल ने, सिटीज़न ने कुछ गलती कर भी दी तो वो उसको करेक्ट भी कर सकता है, कैसे? गवर्नमेंट को चेंज करके, है ना। Second, all the persons are human beings and in this way they possess the minimum reasoning power and sensibility, so they are basically equal। अब ये एक और चीज़ जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सबके अंदर सेंसिबिलिटी है, तो उनको इक्वलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, है ना। तो ये एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इक्वलिटी, ब्रदरहुड और फ्रीडम, तीन ही चीज़ तो है। तो इक्वलिटी पे ये इम्फेसाइज इस पॉइंट पे करते हैं क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी के अंदर सेंसिबिलिटी है, सभी को सुख और दुख का आभास होता है, उनको महसूस होता है, तो इसलिए उनको इक्वलिटी उनकी ज़रूरी है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ मॉडरेट गवर्नेंस शुड बी फॉलोड। अच्छा, एक और बात ये होती है कि ये भी आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, तो वो डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लगाती है, करप्ट होती है और उनके अंदर कोई मोरलिटी नहीं होती है वगैरह वगैरह, कहा था ये। ठीक है भाई, ये शायद आपने 9th में पढ़ा था कि अभी पढ़ा था? 9th में पढ़ा होगा, मुझे तो याद भी नहीं। 9th में पढ़ा था ये, अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक, वो कोई एक्सीलेंट पॉइंट्स पर काम नहीं करती है, ठीक है। वो एक मॉडरेट गवर्नेंस सिस्टम होता है। मॉडरेट गवर्नेंस मतलब फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होती है, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाकी गवर्नेंस सिस्टम से बेटर होता है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ परफेक्ट वन। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, जितने भी सिटीजन्स होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे, कोई फ्लॉज नहीं होंगे उनमें। किसने कहा? ऐसा तो नहीं कहा डेमोक्रेसी फॉलो करने वालों ने, बट इतना ज़रूर कहा है कि डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नेंस सिस्टम है, एनार्ची है, मोनार्ची है ना, और अपना थियोक्रेसी वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं उनसे बेटर है। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होती है डेमोक्रेटिक, वो मॉडरेट गवर्नेंस होता है, उसमें कोई एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं होते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट इज वर्डिक्ट ऑफ पीपल, Therefore the government is merely a trustee। एक और बात ये होती है कि जो बेसिक पावर होती है गवर्नमेंट को चलाने की, गवर्नमेंट को बनाने की और गवर्नमेंट को गिराने की, वो सब पीपल में ही होती है, सिटीजन्स में ही होती है डेमोक्रेसी में। तो एक तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो तो एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब एक गार्जियन है सिर्फ, कि लोगों की डिसीजंस जो लोग ही ले रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो जो गवर्नमेंट होती है वो तो एक ट्रस्टी होती है पॉलिटिकल पावर के साथ। देयर आर फिक्स्ड बेसिक रूल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ पावर। अब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि इस थ्योरी के हिसाब से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करने ही होते हैं। गवर्नेंस शुड बी डन बाय द पीपल, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव ही काम करेंगे उसमें, है ना।
वो ही गवर्नेंस करेंगे, वो ही रूलर्स होंगे। कोई आम जनता नहीं हो जाती है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं। हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इतनी बात नहीं कर रहे हैं। द थ्योरी ऑफ मेजोरिटी शुड बी अडॉप्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ऑफ ए गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट के काम के लिए या वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या है ये? हम देखते हैं ना कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, या तो वो अकेली ही पार्टी, जैसे इस बार बीजेपी, जब लोकसभा के वोट्स हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, तब बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी मिली थी, उसको बहुमत मिला था। मेजोरिटी को बहुमत कहते हैं ना, कि वो मेजोरिटी में थी इन द सेंस कि उसको दूसरी पार्टीज़ के साथ कोई गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कोई अलायंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हम जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि या तो पार्टी खुद अकेली ही बहुमत में आ जाए, उसको इतने वोट मिले, या तो फिर अगर उसे थोड़े बहुत कम वोट भी मिलते हैं तो वो दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर को एलियंस कर लेती है, एलियंस करती है, उसके साथ गठबंधन कर लेती है और फिर वो मेजोरिटी में आके गवर्नमेंट बनाती है। कुल मिला के बात ये है कि लिबरल थ्योरी के हिसाब से मेजोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुमत में आना जरूरी है, चाहे वो आप अकेले अपने दम पर आ जाओ कोई पार्टी, या तो फिर गठबंधन करके आ जाओ, लेकिन मेजोरिटी में होगे तभी आप सरकार बना सकोगे, नहीं तो अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा। द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड पीपल। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो रिस्पॉन्सिबल रहना ही है पीपल्स के लिए, चाहे इच्छा से या मजबूरी से, क्योंकि अगर इच्छा से रहोगे तो दिस इज़ योर ड्यूटी कि भाई लोगों ने आपको रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठाया है पार्लियामेंट में या राज्यसभा में, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अच्छे काम करो अपने जनता के लिए, और अगर नहीं करोगे तो उनके पास अधिकार है कि वो आपकी सरकार गिरा देंगे। तो ये एक ड्यूटी भी है लेकिन मजबूरी भी है ना। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो सीधी सी बात है, चाहे आप अच्छे से करो, अपनी ड्यूटी समझ के ईमानदारी से लोगों की चिंता करो, नहीं तो मजबूरी में आपको चिंता करनी पड़ेगी। कैसे भी हो, लेकिन दोनों ही केस में भला किसका होता है? सिटीजन्स का, क्योंकि सिटीजन्स को अनदेखा नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर बाकी गवर्नेंस सिस्टम की तरह। बाकी गवर्नेंस सिस्टम में तो क्या होता है, पहले तो लोगों के पास कोई अधिकार होते नहीं है कि वो अपनी कोई नीड बता सकें, और अगर कभी नीड बता भी दें तो वो रूलर पे डिपेंड करता है। अगर उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए सिटीजन्स की तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि हाउ लकी वी आर कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे देश में कितनी फ्रीडम है हमको, है ना। और गवर्नमेंट की ड्यूटी है और मजबूरी भी है कि वो हमारी चिंता करे। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट शुड बी पब्लिक वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो भैया वेलफेयर करना ही है जनता का, जनता के कल्याण का काम नहीं किया, दूसरे टाइम तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। तभी तो देखा है खेल चलता रहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ अगली बार बीजेपी आ जानी है, जहाँ बीजेपी वहाँ अगली बार कांग्रेस आ जानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए मजबूर भी है, उसकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए भी वो एक इंडिविजुअल इंसान को भी वो अनदेखा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल से ही बनती है, और यहाँ पे हम इक्वलिटी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी तरीके की उसकी डिग्निटी खराब नहीं हो, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। और वो किस तरह से कर सकती है? वो इक्वलिटी प्रोवाइड करके, है ना, सिटीजन्स के इन बिटवीन एक ब्रदरहुड, फेडरलिज्म और इक्वलिटी प्रोवाइड करके हम किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को, उसके वेलफेयर को कंट्रोल करते हैं। Every individual should get freedoms and rights, and an independent judiciary should be established to ensure the protect these rights. सभी इंडिविजुअल्स, जो भी लोग हैं सिटीज़न, एक एक सिटीज़न की फ्रीडम और उसके राइट प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप मेजोरिटी में के मतलब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप एक इंडिविजुअल हो सबसे पहले, एक सिटीज़न हो सबसे पहले, तो फिर हर एक सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स, उनकी फ्रीडम प्रोटेक्ट होगी। इसके अलावा जुडिशरी होगी, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो सबके लिए न्याय कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल वोटिंग शुड बी टेक प्लेस एंड देयर शुड बी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वोटिंग होगी, इलेक्शंस होंगे। 5 साल होती है सरकार, 5 साल में इलेक्शंस होंगे, चाहे सरकार कितनी भी अच्छा काम कर रही हो, चाहे कितना भी बुरा कर रही हो, इलेक्शंस होंगे ताकि लोगों को ये चांस मिल सके कि अगर सरकार अच्छा काम करे तो हम उसे ही कंटिन्यू कर देते हैं, जैसे बीजेपी मेरे ख्याल से, है ना। दूसरे अगर ठीक से नहीं लगा काम करना तो हम उसे वहीं के वहीं चेंज करें। कहने का मतलब सफरिंग से बच जाते हैं सिटीज़न।
पहले क्या होता था, राजा महाराजा के ज़माने में राजा का बेटा राजा, अब राजा ढंग का है तब तो बढ़िया काम है, लेकिन अगर ढंग का नहीं है तो पूरी जनरेशन बिगड़ गई ना, क्योंकि एक इंसान कोई 5 साल में तो मर नहीं जाएगा, अब वो चलेगा उसका राज 15, 20, 30 साल तक, तब तक तो पूरी सोसाइटी का कचरा हो जाता है। तो इस तरह से हम सोसाइटी को बचा लेते हैं। हर 5 साल में चुनाव करवा के ये है कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सिटीजन सेटिस्फाई हैं, सब ठीक चल रहा है, तब तो उसी को कंटिन्यू कर दिया, लेकिन अगर नहीं तो वहीं के वहीं रुक जाओ। इससे एक और चीज़ होती है कि गवर्नमेंट को भी डर रहता है कि वो आज अगर मान लो सिलेक्ट होके आ भी गए, तुम प्रधानमंत्री बन गए, तुम्हारी गवर्नमेंट बन भी गई, तो भी तुम्हें दिमाग में कहीं ये रहेगा कि भाई अच्छे काम करूं, ढंग से काम करूं, नहीं तो पता चला 5 साल बाद फिर हट जाऊंगा इस पोस्ट से। तो दिस इज़ द पॉइंट। एक और बात होती है कि मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जो इतनी सारी पार्टीज़ हैं। उससे रीज़न ये है कि क्रिटिसिज्म होता है। अपोजिशन वाले जब तक बुराई नहीं निकालेंगे चीज़ में, आपके काम में, तब तक आपका काम परफेक्ट कैसे होगा? और ये हर जगह होता है। एक किसी का दोहा भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कहे सोवाए। ये कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो तुम्हारी निंदा करता हो, जो तुम्हारे अंदर बुराइयां ढूंढता हो, उसको कभी दुश्मन मत समझो, उसको भी अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराइयां देखो, जो तुम्हारे को सिर्फ अच्छा अच्छा बोले वो तो ठीक है, इट्स ओके, हमें खुशी भी होती है कि हाँ भाई हमारी तारीफ़ हुई, लेकिन जो अगर आपकी बुराई निकाल देगा तो आपको परफेक्ट भी वही करेगा। अब हम टीचर होते हैं, टीचर आपकी कॉपीज चेक करते वक्त आपकी गलतियाँ ढूंढते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में जाके मार्क्स अच्छे पा सको। ठीक है, वही बात है इधर भी। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो रूलिंग पार्टी के कामों में परफेक्शन नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? ठीक है ना। तो हमारे देश में जो इतनी डिबेट होती है, इतनी जो बहस होती है संसद की कार्यवाही कभी देखो तो क्या होता है, कोई भी लॉ बनाया टांग खींच देते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसमें ये कमी उसमें वो कमी। तो जब तक सिटीजन के पास आता है कोई लॉ, वो परफेक्शन के करीब जाता है, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हो चुके होते हैं, संशोधन हो चुके होते हैं। तो आप देख रहे हो कि मोर देन वन पार्टी इज़ वेरी मस्ट, वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज़ important, it is necessary for perfection. Last one is, in a democracy decision is taken by majority, but in this process full tolerance is exhibited towards the minority. यही वही वाली बात आ गई कि ठीक है, जो डिसीजन फाइनल होता है वो मेजोरिटी से ही आता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो ही फाइनल डिसीजन लेगी किसी भी मुद्दे पे, लेकिन वो मुद्दा इतना डिस्कस किया जाता है उसमें अपोजिशन पार्टी, जिनको कि हम माइनॉरिटी बोलेंगे, वो पूरी की तरह से इन्वॉल्व होगी, वो पूरी तरह से टांग खिंचाई करने के लिए फ्री है, तब जाके, यानी कि दे ऑल हैव इक्वल राइट टू डिस्कस ओवर अ लॉ और ओवर अ इशू। ठीक है, तो यही होता है। दिस इज एलिमेंट विच सेपरेट्स डेमोक्रेसी फ्रॉम मेजोरिटेरियन डिक्टेटरशिप। और यही एक एलिमेंट है जो हमने अपना अपोजिशन पार्टी वाला कॉन्सेप्ट जो देखा, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से अलग बनाता है। डिक्टेटरशिप में क्या है, डिक्टेटर ने जो बोल दिया, रूलर ने जो बोल दिया वही मानना है, कोई उसका अपोजिशन करने वाला है ही नहीं। तो उससे क्या होता है, वो अच्छा करे, बुरा करे, सही करे, गलत करे, सब आपको फॉलो करना है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी वाला कॉन्सेप्ट है, जो मेजर मतलब मल्टी पार्टी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इतना सारा हमारे देश में टांग खिंचाई चलती है जो पार्टीज़ की, क्रिटिसिज्म होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ परफेक्ट डिसीजन। सो अभी और भी थ्योरीज हैं, आज थोड़ा टाइम कम है तो मैं जल्दी ख़त्म कर रही हूँ, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो देयर आर सम मोर थ्योरीज ओवर द डेमोक्रेसी एंड वी विल गो थ्रू दैम टुमारो, फाइन। एंड मे बी पॉसिबल कि इन सेप्टेम्बर यू विल फेस अ टेस्ट, तो आप देख लो, थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी तक टाइम टेबल और सिलेबस तो नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको अनाउंस करूँगी, बट स्टिल कीप रीडिंग एंड फॉलो मी। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा तो एक चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा 1-2 दिन में। तो ये समझ लो कि अगर आपके टेस्ट होते हैं सितंबर में, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर द टेस्ट, सिविक्स चैप्टर नंबर 1, फाइन। सो अप टू देन स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड वी विल मीट टुमारो, ओके, बाय बाय।